हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट, मतलब 104 नंबर। इससे पहले 103 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक पिछले 103 टेस्ट नहीं देखे तो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से आप कवर कर लीजिए। हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी स्टूडेंट्स कोई भी एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। 149 रुपये में 15 सेट मिलेंगे। अनलिमिटेड अटैम्प्ट है। आपके सामने आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। सारा सिस्टम ऑनलाइन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एन एक्साइटर प्रोवाइडर्स, मतलब एक एक्साइटर क्या प्रदान करता है दोस्तों? डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, या एसी और डीसी सप्लाई दोनों, या ना एसी करता है ना डीसी सप्लाई करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए जिसको भी पता है। एक एक्साइटर होता है वो क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डीसी सप्लाई। मतलब एक एक्साइटर हमेशा डीसी सप्लाई प्रदान करता है, और एक्साइटर का जो उपयोग है या प्रयोग बड़े अल्टरनेटरों में स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए किया जाता है। और एक्साइटर प्राय एक शंट बाउंड अथवा कंपाउंड बाउंड डीसी प्रकार का जनरेटर होता है, जिसे रोटर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। समझिए आगे को आपसी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर। इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर्स, मतलब जिसको फ्रीज बोलते हैं हम सिंपल सी भाषा में, तो उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि क्या कारण होता है इस मोटर का उपयोग करने का? उच्च स्टार्टिंग बलागुण यानी टॉर्क प्रदान करता है, या निम्न बलागुण जिसको टॉर्क बोलते हैं वो प्रदान करता है, या यह स्थिर गति प्रदान करता है, या यह आकार में छोटा होता है। बताइए कौन सा आंसर राइट होगा इसका। तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब उच्च स्टार्टिंग बलागुण या टॉर्क प्रदान करता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। और यूनिवर्सल मोटर श्रेणी कुंडलित अथवा उच्च प्रारंभिक आघूर्ण वाली मोटर होती है, और लोड के साथ इनकी गति परिवर्तनशील होती है, यानी सामान्य वोर्ता तथा लोड पर इनकी गति बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो क्या होता है? यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो क्या होता है दोस्तों? खुला परिपथ दोष, लघु परिपथ दोष, अर्थ दोष, या संधारित्र दोष। कौन सा दोष होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी भी हिस्से के संपर्क में आती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थ दोष। यदि मोटर की वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी भी हिस्से के संपर्क में आती है तो यह अर्थ दोष कहलाता है, तथा जब मोटर की कोई 2 वाइंडिंग आपस में जुड़ जाती है तो उसे लघु परिपथ दोष या शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। इसका आंसर बताइए जिसको भी पता है। एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है, कौन सी होती है? रिपल्शन मोटर, या रिलक्टेंस मोटर, या हिस्टेरेसिस मोटर, या स्टेपर मोटर। यह भी फेमस क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। एक ऐसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है तो कौन सी मोटर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वो होती है हिस्टेरिसिस मोटर। मतलब हिस्टेरिसिस मोटर की रोटर में वाइंडिंग नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हिस्टेरिसिस जो मोटर होती है वो लगभग तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। हिस्टेरिसिस मोटर में डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसका रोटर सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। यह मोटर हिस्टेरिसिस लॉस के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके ऊपर? हिस्टेरिसिस लॉस के
सिद्धांत पर कार्य करती है और इसका रोटर मैग्नेटिक पदार्थ का बना होता है जिसमें किसी भी डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है बाहरी सप्लाई से या स्टेटर वाइंडिंग से या एक दूसरे से जंपर तार की मदद से या सिर्फ चलते समय मोटर से। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब एक दूसरे से जंपर तार की मदद से। क्योंकि प्रतिकर्षण मोटर सिंगल फेज की कंप्यूटेटर टाइप की मोटर होती है और इसके स्टेटर में केवल एक वाइंडिंग होती है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क दोनों एक समान होता है या दोनों एक होता है, समझिए आगे आपसी को। और यह अधिकतम तब होता है जब फाई या उसके अंदर जो कोण है वो 45 डिग्री का होगा, समझ में आगे होगा आपसे को। और यह मोटर रिपल्शन सिद्धांत पर कार्य करती है, इसलिए इसको रिपल्शन मोटर नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, जिसको भी पता है। अब केंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है यूनिवर्सल मोटर में, प्रतिकर्षण मोटर में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में या शेडेड पोल मोटर में, बताइए। जिसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोला जाता है इंग्लिश में, तो इसका उपयोग कौन सी मोटर में किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जिसको आप केंद्रीय स्विच बोलते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। और यह स्विच सिंगल फेज के मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। जब मोटर अपनी सामान्य गति का 70 से 80% गति प्राप्त कर लेती है, तब यह स्विच प्रारंभिक वाइंडिंग को, यानी जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, तो उसको सप्लाई से अलग कर देता है, केवल रनिंग वाइंडिंग पे ही चलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाई जाती है, कैसे बढ़ा सकते हैं वोल्टमीटर की सीमा को, श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाकर, शंट में मल्टीप्लायर लगाकर, या श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जोड़कर, या श्रेणी क्रम में चौक लगाकर, बताइए दोस्तों जिसको भी पता है। श्रेणी क्रम वोल्टमीटर की सीमा को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर को लगाकर उसके मापन सीमा की रेंज को बढ़ाया जा सकता है। और मल्टीप्लायर क्या होता है, यह एक हाई रेजिस्टेंस वाला तार होता है या वायर होती है जिसे वोल्टमीटर की श्रेणी में लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है धारा के वर्ग के, धारा के, या धारा के वर्गमूल के, या धारा के घन के, बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। मूविंग आयरन यंत्रों में मतलब MI टाइप के जो यंत्र होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ये AC और DC दोनों पे समान रूप से कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्वायर रूट ऑफ करंट धारा के वर्गमूल के समान अनुपातिक होता है और इसलिए जो ये उपयंत्र होते हैं इनका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है और ये उपयंत्र AC और DC सप्लाई दोनों पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताते हैं मूविंग कॉइल यंत्रों में के द्वारा डैम्पिंग की जाती है एडी धाराओं के द्वारा, हवा के द्वारा, तरल पदार्थों के द्वारा या लकड़ी के टुकड़े के द्वारा। मूविंग कॉइल यंत्रों के द्वारा डैम्पिंग की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी धाराओं, मतलब जो मूविंग कॉइल यंत्र होते हैं उनमें एडी धाराओं द्वारा डैम्पिंग की जाती है और डैम्पिंग टॉर्क उपयंत्र में संकेतक को उसके अंतिम जो विक्षेप होता है उसके पास दोलन करने से रोकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। ट्रांसफॉर्मर तेल का जो न्यूनतम दीप्ति बिंदु है जिसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं वो क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री, 140 डिग्री या 180 डिग्री। ये भी फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना टेक्निकल हेल्पर वाले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 140 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए, यानी न्यूनतम बात हो रही है यहाँ पे। ये देखिए मिनिमम फ्लैश पॉइंट की, समझे आगे होगा आपसी को। और इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, इसका होता है 0.85 से 1.88, 0.85 से
1.88 ये होता है इसका अपेक्षित घनत्व। और जो इसका अधिकतम बहाव बिंदु होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। 0.05 mg/KOH प्रति ग्राम। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज की क्लास आपको कितने % अच्छी लगी? इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो आज की क्लास आपको कितने % अच्छी लगी? 100%, 75%, 50% या इससे भी कम? प्लीज़ अपनी रेटिंग ज़रूर देना जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली इसी प्रकार से लाइव टेस्ट देखते रहिए। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। कोई भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और टेस्ट सीरीज जो परचेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ डेली इसी प्रकार से। और शेयर जरूर करना आपके पास जितने भी स्टडी के व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट्स को पता चल सके इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।